आरहान, ये जो आपकी भाभी है ना, मुझे मुन्ना नहीं पकड़ाती, कहती है तुम गिरा दोगी। मेरा बच्चा, रिहाना ने आंसू साफ करते हुए कहा था। आरहान पहले ही दिल जलाए बैठा था और कनखियों से रिहाना की तरफ देखा जिसमें हद दर्जा बचपना था। अभी भी दो चुटिया बनाए हाथ में अपना रैबिट पकड़े बच्चों की तरह बात कर रही थी। आरहान को वैसे भी अपने वालिद पर गुस्सा था, जिन्होंने 15 साल छोटी लड़की से उसका निकाह पढ़वाकर उसे इम्तिहान में डाल दिया था। वो 30 साल का था और रिहाना उससे 15 साल छोटी थी। बस कद काट की ही बड़ी थी, मगर सोच बच्चों जैसी थी। उसे किसी बात का इल्म नहीं था। आरहान को जितनी मैच्योर लड़कियां अच्छी लगती थीं, उतनी ही रिहाना लाउबाली सी थी। शादी को साल गुजर गया था, लेकिन अव्वल तो रिहाना को देखकर आरहान को कोई फीलिंग्स ही नहीं आती थी। और अगर वो रिहाना के करीब आने की कोशिश भी करता तो वो डर जाती और रोने लग जाती। आरहान और उस्मान दोनों की शादी एक साथ हुई थी और उस्मान की बीवी आयशा एक बेटी की माँ भी बन गई थी। मगर आरहान अभी तक रिहाना की कुर्बत को तरस रहा था और अब वो यकीनन आयशा के बेटे को गोद में लेने की कोशिश कर रही होगी, इसीलिए आयशा ने मना कर दिया होगा, क्योंकि इस झल्ली सी लड़की का क्या भरोसा कि बच्चे को सचमुच गिरा ही ना देती। अब वो आरहान से शिकायत कर रही थी और साथ साथ आंसू बहा रही थी। आरहान ने एक तीखी नजर उस पर डाली, फिर अपने लैपटॉप पर मशरूफ हो गया। वो कहने लगी, आरहान, मुझे अपना मुन्ना चाहिए, मुझे मुन्ना ला कर दो। और रिहाना की अगली फरमाइश सुनकर वो हैरत से आंखें फाड़े उसे देखने लगा। रिहाना, बच्चे दुकानों पर नहीं मिलते, समझी? मुन्ना ला कर दूं तुम्हें? हटो, पीछे काम करने दो। रिहाना ने आरहान का रूखा लहजा सुनकर भी परवाह नहीं की। आरहान, मुझे नहीं पता, मुझे अपना मुन्ना चाहिए तो बस चाहिए। मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। आयशा भाभी भी वहीं से मुन्ना लाई है, मुझे भी लाके दो। आरहान ने लैपटॉप बंद किया। अब उस बेवकूफ लड़की को कैसे समझाता कि हॉस्पिटल में बच्चे बिकते नहीं हैं। कहने लगा, मुन्ना चाहिए तुम्हें? आरहान ने उसके हसीन चेहरे की तरफ वारफ्तगी से देखते हुए पूछा। हाँ चाहिए, बल्कि दो चाहिए। फिर मैं भी आयशा भाभी को अपना मुन्ना नहीं दूंगी, वो तुनटक कर बोली। आरहान उसकी नासमझी पर मुस्कुराकर रह गया। दो मुन्ने चाहिए, मेरी बुलबुल को बड़ी लगावत दिखाते हुए उसने कहा था। हाँ दो, उसने 2 उंगलियां दिखाते हुए कहा। पता है, मुन्ना लेने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है, इतनी आसानी से मुन्ने नहीं मिलते। सह लोगी? आरहन ने धीरे से उसके कान के करीब आकर मखमूर लहजे से पूछा। हाँ, मैं सब कुछ कर लूंगी, बस मुझे मुन्ना चाहिए तो चाहिए। आरहन ने कहा, चीखोगी तो नहीं? वो कहने लगी। मैं क्यों चीखूंगी? रेहाना अभी भी ना पहनती, रोना धोना तो नहीं मचाओगी? वो कहने लगी। नहीं, मैं खुश हो जाऊंगी, मेरे पास अपने मुन्ने होंगे। रेहाना की आंखों में नन्हा मुन्ना सा वजूद था। देखो, दर्द होता है, बस थोड़ा सा दर्द, और फिर पक्का तुम्हें अपना मुन्ना मिल जाएगा। आरहान की बात पर वो खुश हो गई थी। ठीक है, मैं आंखें बंद करके सह लूंगी। जब रिहाना को बच्चे के लिए इतना बेचैन देखा तो आरहान ने दिल ही दिल में शुक्र किया था। कहने लगा, अच्छा आओ मेरे साथ, आज मैं तुम्हें मुन्ना जरूर दूंगा। अपना लैपटॉप वो एक तरफ रख चुका था। उस रात का तो उसे कब से इंतजार था। उसे अलमारी के पास ले गया, उसको एक नई नाइटी निकाल कर दी। कहने लगा कि जाओ इसे पहन कर आओ। फिर उसके हाथ से रैबिट पकड़कर एक तरफ रख दिया। उसने नाइटी देखी तो कहने लगी, क्या इसे पहनने से मुन्ना मिल जाता है? रिहाना ने मासूमियत से पूछा। आरहान उसके बेतुके सवालों से तपा हुआ था। मुन्ना चाहिए? हाँ तो फिर वो करो जो मैं कह रहा हूं। बिना सवाल जवाब के वो वॉशरूम में चली गई। कुछ देर के बाद जब कमरे में आई तो आरहान आंखें झपकना भूल गया था। लग ही नहीं रहा था कि वही बेवकूफ सी लड़की है। वो नाइटी में इस कदर हसीन लग रही थी। आरहान के जज्बात आबोताब से जागे थे, मगर वो नर्वस हो रही थी। गहरे गले को हाथ से पकड़े हुए थी। आरहान उसके पास आया, फिर उसकी दोनों चुटियां खोल दी। उसके लंबे घने बाल देखकर उसका दिल मचला था। अभी भी वो अपना गला हाथ से पकड़े हुए थी। आरहान ने उसका हाथ अपने हाथ से पीछे किया, मगर रिहाना की बदहवासी देखकर कुछ घबरा गया था। फिर इनकार ना कर दे या रोना धोना ना मचा दे, इसीलिए अगले ही लम्हे उसे अपने सीने के साथ लगा चुका था। तड़पते दिल को जैसे करार आ गया था। फिर वो रिहाना में खोने लगा।
बेसाख्ता उसके होठों को अपनी दस्तरस में ले चुका था, मगर रिहाना की तो जान पर बनी थी। पेट में गिर सी पड़ने लगी थी। एकदम वो पीछे हटी आरहान को। फिर से उसकी इस हरकत पे गुस्सा आया था। आरहान, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। आयशा भाभी के भी ऐसे ही हुआ होगा, मुझे भी हॉस्पिटल ले जाओ, मुन्ना आने वाला है। आरहान को गुस्सा आया था। वो उसका बाजू पकड़कर उसे बेड पर ढकेल चुका था। सिर्फ किस करने से मुन्ना नहीं आ जाता, समझी? बहुत कुछ सहना पड़ता है, फिर ही तो मासूम सा नन्हा मुन्ना बच्चा हाथ में आता है। बच्चा चाहिए ना? तुम्हें रिहाना की रंगत बूढ़ी थी आरहान, लेकिन वो अपनी शर्ट उतार चुका था। 1 साल से इस लड़की का बचपना बर्दाश्त कर रहा था, मगर आज अपने जज्बात की रौ में बह जाना चाहता था। इससे पहले कि वो उठकर बैठती, आरहान उसके ऊपर लेट चुका था। उसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां पैवस्त कर जैसे ही रिहाना के अंदर समोने लगा, तो रिहाना के दिल खराब चीख निकली थी, मगर उसके होठों को अपनी दस्तरस में लेकर उसकी चीखों का गला घोंट गया था। मगर उसे नहीं पता था कि वो पागल लड़की उसे रिहाना के वालिद के दोस्त की बेटी थी, इकलौती थी और हर दर्जा मासूम और लाउबाली। शुरू से ही रिहाना को बच्चों से बड़ा प्यार था। गली में छोटे बच्चों को खेलता देखती तो उन्हें पकड़ पकड़ कर अपने घर ले आती, उनके साथ खेलने लगती। उसकी वालिदा उस पर चीखती चिल्लाती रहती थी, रिहाना, मैं तुम्हारी इस आदत से बड़ी परेशान हूँ। मोहल्ले के बच्चे अपने घर ले आती हो और उनके वालिदैन हमारा दरवाज़ा पीट पीट कर ये सुनाते हैं कि पता नहीं हमारे बच्चे कहाँ चले जाते हैं। आपकी बेटी बिना बताए हमारे बच्चे को अपने घर ले आती है, चाहती क्या हो तुम? अम्मा, अम्मा मैं बच्चा चाहती हूँ, रिहाना ने बड़ी मासूमियत से कहा था। उसकी माँ की तो हैरत से आंखें फैल गई थीं। कहने लगी, क्या पागल हो गई है? कहने लगी, ये जो नज़मा खाला है ना, वो भी आपके जितनी है, और अभी 4 साल पहले अल्लाह से मुन्ना लेकर आई है हॉस्पिटल जाकर। अम्मा तुम भी जाओ ना हॉस्पिटल, मुझे एक छोटा सा मुन्ना ला दो। उसकी माँ ने उसे गुस्से से देखा। कहने लगी, और तौबा है, मैं तो तुम जैसी औलाद को पागल पागल ही हो गई हूँ। दिमाग खराब तो नहीं है तुम्हारा? अरे यूं हॉस्पिटल जाकर बच्चे नहीं मिलते। रिहाना ने अपना सर खुजाते हुए सोचा। अम्मा ऐसे ही तो मिलते हैं, मैंने पूछा था, नज़मा खाला से कहती है। हॉस्पिटल जाओ, तुम्हें मुन्ना वन मिल जाएगा। अम्मा जाओ ना हॉस्पिटल, मुझे मुन्ना ला दो ना कसम से। अम्मा मैं खुद संभाल लूंगी और फिर मोहल्ले के बच्चों को भी अपने घर नहीं लाऊंगी। रिहाना की वालदा ने उसे गुस्से से देखा था। कहने लगी, ऐसा करती हूँ, तेरी शादी कर देती हूँ, फिर ले आना। अल्लाह से, तूने जितने मुन्ने लेने होंगे तौबा है, मेरी क्या उम्र है। बच्चा पैदा करने की रिहाना पढ़ाई में बहुत कमजोर थी, पर अपनी क्लास में भी बड़ी मुश्किल से ही पास होती थी, इसीलिए आगे उसने आर्ट्स ली थी। साइंस ने बड़ी मुश्किल से मैट्रिक पास किया था, वो भी 15 की उम्र में, और उसके बाद पढ़ाई को खैराबाद कह दिया था। उसके कमरे में बहुत सारे खिलौने थे, रैबिट बियर डॉल। उसके वालिद फैसल साहब दुबई में काम करते थे। जब भी दुबई से वापस आते तो उसके लिए ढेर सारे खिलौने लेकर आते थे, लेकिन रिहाना को बस बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। वो अपने खिलौने तक मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चों को दे देती थी। मोहल्ले में किसी के घर भी बच्चा पैदा होता तो वो भागी दौड़ी जाती थी। छोटे मासूम बच्चे को पकड़कर उसे गौर से देखती रहती, उसके छोटे छोटे हाथों को देखती रहती। इन्हीं दिनों उस्मान के ससुराल वालों ने कहा कि उन्हें शादी चाहिए, वो मजीद इंतजार नहीं कर सकेंगे। शादी सिर्फ उस्मान की होनी थी, लेकिन आरहान के वालिद को जब पता चला कि रिहाना के वालिद फैसल साहब दुबई से आए हैं, तो वो उनसे मिलने के लिए अक्सर फैसल साहब के घर जाते थे। जब भी वो दुबई से वापस आते थे, इस बार उन्होंने फैसल साहब को कुछ परेशान देखा तो पूछने लगे। वो कहने लगे, बस अब बूढ़ा हो गया हूँ, अकेले कोई काम नहीं होता, अक्सर थक कर आता हूँ तो खाना भी खुद बनाना पड़ता है। सोच रहा हूँ बीवी को साथ ले जाऊं, लेकिन मसला बेटी का है, और जिस कंपनी में काम करता हूँ वहाँ बीवी को तो लाने की इजाज़त है, लेकिन बच्चों को नहीं, वरना मैं रिहाना को भी ले जाता। बस इसी परेशानी में मुब्तला हूँ। वो कहने लगे, तो तुम ऐसा करो, रिहाना का निकाह मेरे बेटे आरहान से कर दो। ये सुनकर फैसल साहब कहने लगे, अभी वो छोटी है, बस 15 साल की तो है और इकलौती भी है, उसमें बचपना बहुत ज्यादा है। शादी की जिम्मेदारी मुझे नहीं लगता कि वो निभा पाएगी।
वो कहने लगे कि तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारी बेटी को मैं अपनी सर आंखों पर बिठाकर रखूंगा, इसे माँ बाप की कमी महसूस नहीं होगी। निकाह तो मैं इसीलिए करना चाहता हूँ ताकि लोगों के मुंह बंद हो सके, कोई भी तुम्हारी बेटी की तरफ उंगली ना उठा सके। बाकी आरहान को मैं समझा दूंगा, वो रिहाना को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। इस वक्त आरहान की उम्र 30 साल थी, शादी की ख्वाहिश भी उसे थी। फिर जब उसके वालिद ने उसे रिहाना की तस्वीर दिखाई तो वो दिखने में कहीं से भी 15 साल की नहीं लग रही थी। वो एक शादी की तकरीब में खींची हुई तस्वीर थी जिसमें उसके बाल खुले हुए थे, फैंसी सूट पहन रखा था, हल्का फुल्का मेकअप भी कर रखा था। अपनी उम्र से 2-3 साल बड़ी ही लग रही थी, इसीलिए सीधा आरहान के दिल पर जाकर लगी थी। उसने कहा, ठीक है, मुझे कोई ऐतराज नहीं। आरहान को पता था कि रिहाना के वालिदैन दुबई जाने वाले हैं, इसीलिए निकाह जल्दी होना है। उस्मान के साथ उसकी भी शादी की तारीख उस दिन तय हो चुकी थी। बड़ी ख्वाहिश थी आरहान की कि एक मुलाकात रिहाना से हो जाए, लेकिन मुमकिन नहीं था। एक बार उसने अपनी वालदा से कहा भी कि मैंने लड़की को बारात देखना है, कुछ बातें करनी है, लेकिन उसकी वालदा ने साफ मना कर दिया कि नहीं, पहली मुलाकात शादी पे ही कर लेना, बीच में बस 1 महीना ही तो है। और कितना बुरा लगेगा कि हम ये कहेंगे कि भाई हमारे बेटे को चैन नहीं आ रहा, अपनी मंगेतर से मिलना चाहता है। आरहान की वालदा ने उसे शर्मिंदा किया था, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसकी बीवी इतनी लाउबाली और नासमझ होगी, नासामे होगी। शादी पर पहले तो वो रुखसती पर बहुत रोई थी। फिर शादी की रात जब आरहान कमरे में आया तो दिल में जज्बात का समंदर ठाठे मार रहा था और उसकी बीवी बेचैनी से कमरे में टहल रही थी। उसे तो लगा था वो बेड पर बैठी उसकी मुंतजिर हो गई। जैसे ही आरहान कमरे में आया, उसे बेचैनी से टहलता देखकर कुछ हैरान हुआ। कभी वो बेड के नीचे से कुछ ढूंढ रही थी तो कभी अलमारी खोलकर कुछ देख रही थी। आरहान ने कमरा बंद किया और उसे कहने लगा, ये आप क्या ढूंढ रही हैं? वो कहने लगी, वो मेरा रैबिट, अम्मा ने कहा था मेरा रैबिट मेरे ससुराल में मेरे कमरे में होगा, लेकिन यहाँ तो कहीं नजर नहीं आ रहा, कहाँ है वो? ये सुनकर आरहान ने उसे हैरत से देखा था। वो लड़की यूं बेचैन थी कि अगर उसे उसका रैबिट नहीं मिला तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आरहान कहने लगा, आज की रात तुमने रैबिट का क्या करना है? वो अपना सर खुजाते हुए कहने लगी, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं रैबिट के बगैर नहीं सोती और मुझे ये कपड़े भी उतारने हैं, मुझे बहुत चुभ रहे हैं। आरहान कहने लगा, देखो अभी तो मैंने तुम्हें जी भर कर देखा भी नहीं, तुमसे बातें भी नहीं की। वो कहने लगी, कौन सी बातें करनी है? देखो मुझे नींद आ रही हो तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मुझे भी बहुत सख्त नींद आ रही है, मैंने सोना है, मुझे मेरा रैबिट लाकर दो ना। उसकी आंखों से भी लग रहा था कि उसे नींद आ रही है। आरहान को उसकी हरकतें कुछ अजीब सी लगी थीं। और शादी के बाद लड़कियां कुछ शर्माती हैं, झिझकती हैं, नर्वस होती हैं, लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। ना ही शादी की रात के हवाले से उसके चेहरे पर कोई रंग था, ना शर्म थी। आरहान फौरन से अपने कमरे से बाहर आया। उसके वालिदैन अभी लाउंज में ही बैठे थे। फैसल साहब ने उन्हें काफी सारा खाना भी साथ ही भेज दिया था। वो वहीं फ्रीज में रखवा रहे थे जब वो अपनी वालदा को कहने लगा, ये क्या लड़की है? अम्मी। आरहान की वालदा कहने लगी, क्यों, क्या हो गया? कहने लगा, अजीब सी बातें कर रही है, सोना है, मुझे रैबिट चाहिए, रैबिट के बगैर सोऊंगी नहीं, मुझे तो ये कुछ एबनॉर्मल सी लग रही है। आरहान की बात सुनकर उसकी वालदा हंसने लगी, कहने लगी, नहीं ऐसी बात नहीं है लाडली, बहुत है ना अपने माँ बाप की, फिर कोई छोटा बहन भाई नहीं है, इसीलिए खिलौनों से खेलने की आदत है, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगी, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो तुम, फिर इतनी उम्र की भी नहीं है, तो उससे 15 साल छोटी है। ये सुनकर आरहान के होश उड़े थे। वो कहने लगा, क्या मतलब? वो बेचारा तो अनजाने में ही मारा गया। कहने लगा, आपका मतलब है ये 15 या 16 साल की लड़की है? उसकी वालदा कहने लगी, हाँ बेटा, बस 6 महीने पहले ही इसने मैट्रिक किया है। वो कहने लगा, दिखने में तो नहीं लग रही। उसकी वालदा कहने लगी, लेकिन इतनी ही है, बस बचपना बहुत ज्यादा है, बच्चों के साथ खेलती थी, उठती बैठती थी, इसीलिए थोड़ा सा उसे वक्त दो। आरहान तो वहीं सोफे पर सर पकड़कर बैठ गया। क्या कुछ नहीं सोचा था उसने आज की रात के हवाले से, और लड़की बिल्कुल नादान सी थी,
ہر بات سے بے خبر آرحان کی والدہ اس کے برابر میں بیٹھ گئی. کہنے لگیں بیٹا کیوں پریشان ہو؟ وہ کہنے لگا امی آپ کو مجھے بتانا تو چاہیے تھا، میں ایسی لڑکی کے ساتھ کیسے گزارا کر سکتا ہوں آپ جانتی ہیں مجھے میچور قسم کی لڑکیاں پسند ہیں، اور یہ لڑکی تو بالکل لاؤبالی سی لگ رہی ہے. بہرحال وہ واپس کمرے میں آیا تو اپنا دوپٹہ اتارنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ دوپٹہ اس کی چولی کے ساتھ اٹیچ تھا. کچھ سر پر بال پن لگی ہوئی تھی، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اتارے آج تک اتنا ہیوی سوٹ. اس نے پہنا ہی نہیں تھا. آرحان نے جب اسے الجھتے دیکھا تو کہنے لگا رکو میں اتار دیتا ہوں. اس نے دروازہ بند کیا، کنڈی لگائی، ڈریسنگ کے پاس آ کر ریحانہ کا دوپٹہ اتارنے لگا. خوبصورت وہ اتنی لگ رہی تھی کہ گستاخی کرنے کو دل مچل رہا تھا، لیکن وہ آرحان کے ہر جذبے سے انجان تھی. آرحان نے اس کا دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھ دیا، پھر اس کے زیورات اتارنے لگا. لیکن اب دل پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا. اسے زیورات سے آزاد کرنے کے بعد وہ اس کی گردن پر اپنے لب رکھ چکا تھا، ایک کرنٹ سا جو ریحانہ کو لگا تھا بے سخت. اس نے آرحان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کو دھکا دیا. اس افتاء کے لیے آرحان بالکل بھی تیار نہیں تھا. وہ ریحانہ کو بڑی حیرت سے دیکھنے لگا، کہنے لگا یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ کہنے لگی بے شرم کنڈے موالی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ ایسی گندی حرکت کرنے کی؟ رک جاؤ، میں ابھی تمہاری امی کو شکایت لگاتی ہوں. اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر جاتی، آرحان اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے مقابل کھڑا کر چکا تھا. کہنے لگا ایسی باتیں ممی کو نہیں بتاتے، ادھر بیٹھو میں تمہیں کچھ سمجھاتا ہوں. آرحان کو لگا شاید میاں بیوی کے رشتے کی نزاکت کو سمجھتی نہیں، وہ تھوڑا سمجھائے گا تو سمجھ جائے گی، لیکن اس نے سب سے پہلے اپنا بازو آرحان کے ہاتھ سے پیچھے کیا. کہنے لگی مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے کسی کی کوئی بات نہیں سننی، میرا ریبٹ لا کر دو ابھی. اور اسی وقت آرحان کا دل چاہ کے اس لڑکی کا سر پکڑ کر اپنے سر پر دے مارے. پوری رات اس نے اس کی برباد کر کے رکھ دی تھی اپنی حماقتوں کی وجہ سے. رات کے 1 بجے وہ گاڑی نکال کر باہر گیا. وہ کوئی گفٹ شاپ دیکھ رہا تھا جو کھلی ایک آدھی شاپ تھی جو بالکل بند ہونے والی تھی. وہیں جا کر اس نے ایک بڑا سا ریبٹ بیئر خریدا اور لا کر ریحانہ کو دیا. پھر وہ بیڈ پر اپنے ریبٹ کے ساتھ لپٹ کر سو گئی اور آرحان اس کی شکل دیکھتا رہ گیا. اگلے روز ولیمے والے دن بھی وہ ولیمے کے جوڑے میں بہت الجھی سی تھی اور آرحان کا موڈ بے حد خراب تھا. ایک تو خوبصورت بیوی تھی، لیکن اس کے جذبات کا ریحانہ کو بالکل بھی احساس نہیں تھا. آتے ہی کہنے لگی جلدی سے میرا دوپٹہ اتارو، یہ زیور اتارو، مجھے بہت الجھن ہو رہی ہے. آرحان تو بس اس کی شکل دیکھتا رہ گیا. آج تو وہ ویسے بھی تب کر اس نے انکار کر دیا. کہنے لگا اپنے کام خود کرو تم، کون سا میرے جذبات کا احساس ہے؟ تمہیں کل کی پوری رات اکیلی سوئی رہی، پتہ نہیں میں نے کیا کیا سوچ رکھا تھا. ایسا بھی نہیں ہوتا، کوئی لڑکی اتنی بھی بے وقوف نہیں ہوتی جتنی تم ہو. غصے سے اس نے تب کر یہ بات کہی تھی. ریحانہ کے ماتھے پر بل پڑے تھے. اس نے بڑی مشکل سے اپنا دوپٹہ اتارا، پھر اپنے زیورات اتارنے لگی، پھر انہیں ویسے ہی ڈریسنگ پر پھینک دیا. آرحان کہنے لگا اٹھاؤ انہیں اور طریقے سے سب سمیٹ کر دراز کے اندر رکھو اور اسے لاک کرو. آرحان کا سخت لہجہ سن کر کہنے لگی میں تمہاری شکایت لگاؤں گی، دیکھ لینا. یہ کہتے ہوئے وہ رونے لگی. امی نے کہا تھا تمہارا دلہا بہت اچھا ہوگا، تمہیں ڈانٹے گا نہیں، تم وہاں بہت خوش رہو گی. تم نے تو مجھے دوسرے ہی دن ڈانٹنا شروع کر دیا. آرحان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا. اس نے گہری سانس لی اور اس کے پاس آ گیا. وہ بھی کیا کرتا، اپنے جذبات کے ہاتھوں مجبور تھا. پھر اس کے آنسو صاف کیے اور کہنے لگا اچھا نہیں ڈانٹتا. پھر اس کے زیورات خود ہی باکسز میں ڈال کر اس نے لاکر میں رکھ دیے. تب تک وہ الماری سے اپنا آرام دہ لباس نکال کر واش روم میں چلی گئی. ڈھیلی ڈھالی شرٹ اور ڈھیلا ڈھالا ٹراؤزر پہن کر اسے کچھ سکون ملا تھا. اپنا ہاتھ منہ دھوئے کمرے سے باہر آتے اس نے 2 چٹیاں باندھی اور پھر اپنا ریبٹ پکڑ کر بیڈ پر لیٹ گئی. آرحان کی تو جیسے اسے دیکھ کر نیندیں ہی اڑ گئی تھیں. پتہ نہیں وہ کیوں اتنے آرام سے سو جاتی تھی. وہ ریحانہ کے پاس آ گیا اور کہنے لگا کچھ دیر باتیں کریں، لیکن وہ جمائے لیے جا رہی تھی. نہیں مجھے تو نیند آ رہی ہے، کل کر لیں گے نا باتیں. اماں مجھے 9 بجے سونے لٹا دیتی تھی اور اب تو 1 بج رہا ہے.
وہ نیند سے بےحال ہو رہی تھی اور اس کی نیند سے چور آنکھیں آرہان پر چین چرا رہی تھیں۔ جب اس کا بس نہیں چلا تو تکیہ درست کر کے بیڈ پر ہی لیٹ گیا، لیکن ریحانہ کو پرواہ تک نہیں تھی۔ رات کو جب وہ گہری نیند سو گئی تو آرہان نے اس کا ریبٹ بڑی آستگی سے پیچھے کیا۔ اس کا منموہنا روپ دیکھ کر دل میں بہت کچھ ہو رہا تھا۔ کب تک وہ اپنے جذبات پر قابو پاتا؟ اسی لیے اس کے تکیے پر سر رکھ کر اس کے ساتھ لیٹ گیا، اسے اپنے حصار میں لے لیا، مگر کسی کے حصار میں خود کو قید محسوس کر کے ریحانہ کی آنکھ کھل گئی۔ تب تک اس میں گرم سانسیں اسے اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگیں۔ فوراً سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکا دیا اور کہنے لگی، پیچھے ہٹو، یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، پلیز ریحانہ مجھے اپنے قریب آنے دو، نہ رہا نہیں جا رہا۔ مجھے اتنا تو حق حاصل ہے کہ میں تم سے تسکین حاصل کروں، مجھ سے رہا نہیں جا رہا، میری بھی مجبوری سمجھو پلیز۔ وہ ملتجی ہوا تھا۔ اپنے سلگتے ہوئے لب اس نے جیسے ہی ریحانہ کے نرم و ملائم ہونٹوں پر رکھے تو وہ مچل کر رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ محبت کا پہلا لمحہ اس کے ہونٹوں پر رکھتا، ریحانہ برے طریقے سے کانپ گئی۔ جلدی سے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ آرہان نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہنے لگا، ہاتھ ہٹاؤ، شوہر کو اتنا بھی پریشان نہیں کرتے، کمونا ہاتھ ہٹاؤ۔ لیکن وہ اپنے ہونٹوں پر مضبوطی سے ہاتھ رکھے نفی میں سر ہلانے لگی۔ آرہان نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ سے ہٹائے، اس سے پہلے کہ وہ اس کے ہونٹوں سے خود کو سیراب کرتا۔ وہ آنکھیں بند کیے زور زور سے چلانے لگی، بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ یہ سن کر آرہان یدم پیچھے ہٹا، وہ کہنے لگی، مجھے کوئی بچاؤ۔ اس وقت اچانک سے باہر دروازے پر دستک ہوئی۔ آرہان کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ کیا نہ کر گزرے۔ کیا جواب دے گا وہ سب کو کہ سامنے سے کیوں پاگلوں کی طرح شور مچا رہی ہے؟ وہ بھی رات کے اس پہر اس کی والدہ تھی۔ کیا ہوا، دروازہ کھولو۔ ریحانہ نے جھٹ سے آرہان کو خود سے پیچھے کیا، جلدی سے کھڑی ہوئی اور دروازہ کھول دیا۔ آرہان بھی اس وقت تک اچھل کر بیڈ سے نیچے اتر کر کھڑا ہو چکا تھا، سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس سچویشن کو سنبھالے تو سنبھالے کیسے۔ تبھی ریحانہ نے کمرے کی لائٹ بھی جلا دی۔ روتے ہوئے وہ آرہان کی والدہ کے گلے لگ گئی، کہنے لگی، یہ جو میرا دولہا ہے نا، یہ بہت گندی حرکتیں کرتا ہے۔ یہ سن کر آرہان کی والدہ نظریں چرا کر رہ گئی اور آرہان یوں شرمندہ تھا کہ بس نہیں چل رہا تھا کہ کہاں چلا جائے۔ اس کی والدہ کہنے لگیں، بیٹا کیا ہوا؟ کہنے لگی، یہ میرے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ وہ ساری پول پٹاری کھولتی، آرہان فوراً سے اپنی ماں کے پاس آیا اور کہنے لگا، کچھ نہیں ہوا امی، ایسا کریں اسے آپ اپنے کمرے میں سلا لیں، اسے کچھ عقل دیں۔ مجھے پتا ہوتا کہ آپ لوگ میرے ساتھ یہ سب کرنے والے ہو تو باخدا میں نکاح سے انکار کر دیتا۔ بہت احمق قسم کی لڑکی ہے یہ کہہ کر وہ اپنا تکیہ اور لحاف اٹھا کر باہر چلا گیا اور دوسرے کمرے میں جا کر لیٹ گیا، اپنا دل جلانے لگا۔ دوسری طرف ریحانہ روئے جا رہی تھی۔ فرزانہ بیگم نے اسے چپ کروایا۔ وہ اسے کیا سمجھاتی، وہ کچھ سمجھنا چاہ ہی نہیں رہی تھی۔ انہوں نے بہت کہا کہ وہ تمہارا شوہر ہے، اگر تمہارے پاس آتا ہے بسا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن وہ کہے گی نہیں، وہ بہت گندا ہے، آپ کو نہیں پتا اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے اپنے بیٹے کے بارے میں۔ وہ اس قسم کی باتیں تو سننے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھی۔ ہر رشتے کا ایک لحاظ ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگیں، اچھا ٹھیک ہے، تم چپ تو ہو جاؤ، رو کیوں رہی ہو؟ کہنے لگی، اس نے میرا ریبٹ بھی پیچھے پھینک دیا، پھر اپنے ریبٹ کو پکڑ کر ساتھ لگا لیا۔ کہنے لگی، میں سو جاؤں؟ وہ کہنے لگی، ہاں لیٹ جاؤ۔ کہنے لگی، آپ کا بیٹا تو نہیں آئے گا نا کمرے میں؟ مجھے تو اس سے ڈر لگتا ہے۔ فرزانہ بیگم کہنے لگی، نہیں آتا، میں اسے منع کر دوں گی، تم سو جاؤ۔ یہ سن کر وہ کچھ مطمئن ہوئی اور دوبارہ بیڈ پر جا کر بیٹھ کر سو گئی۔ فرزانہ بیگم بھی اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ سب ناشتے کے وقت بس جب دوسرے کمرے سے باہر آیا تو عائشہ اور عثمان دونوں ہی اسے دیکھ رہے تھے۔ صبح ناشتے کے وقت آرہان جب دوسرے کمرے سے باہر آیا تو عائشہ اور عثمان دونوں ہی اسے دیکھ رہے تھے۔ عثمان نے اسے چھیڑا تھا کہ کیا بات ہے دولہے میاں، یہ الگ کمرے کا کیا سین ہے؟ آرہان پہلے ہی تپا ہوا تھا، کہنے لگا، بس جب قسمت خراب ہوتی ہے نا تو دوسرے کمروں میں ہی سونا پڑتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ فرزانہ بیگم اس وقت ناشتہ لگوا چکی تھیں، کہنے لگیں، آرہان چپ چاپ ناشتہ کرو۔
وہ چپ چاپ بیٹھ گیا پر اپنی ماں کو شکوہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر میں شلوار قمیض میں ملبوس ریحانہ بھی کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ وہ فرزانہ بیگم کے ساتھ بیٹھ گئی۔ عائشہ کہنے لگی، ارے یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اپنے میاں کے ساتھ بیٹھو، اسے ناشتہ دو، بیچارہ اکیلا ہی خود ناشتہ کر رہا ہے۔ وہ ساتھ ساتھ ناشتہ بھی کر رہی تھی اور عثمان کو بھی کروا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، مجھے نہیں بیٹھنا، اس کے پاس یہ بہت گندا ہے۔ آرحان کی تو بریڈ حلق میں پھنسی تھی کہ کہیں وہ رات والی کوئی بات سب کے سامنے ہی نہ کہہ دے، اور اسی وقت آرحان کے والد بھی آ کر ناشتے کے لیے بیٹھ گئے۔ تبھی فرزانہ بیگم نے ریحانہ کے کان میں سرگوشی کی کہ بیٹا چپ چاپ ناشتہ کرو، ایسی باتیں کسی سے نہیں کہتے، اور سب کے سامنے تو بالکل نہیں کہتے۔ خبردار، جو تم نے کسی سے کچھ بھی کہا تھا۔ ریحانہ کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے۔ چپ چاپ پلیٹ میں آملیٹ ڈالا اور بریڈ کے ساتھ کھانے لگی۔ ریحانہ نے ناشتہ کیا اور اس کے بعد گھر کے لان میں آ گئی۔ رنگ برنگے پھول دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک مسکان چھا گئی تھی۔ جلدی سے آئی گلاب کے موتیے کے اور گیندے کے پھول توڑ کر اپنے دوپٹے میں بھرنے لگی۔ آرحن جو باہر آیا تو کہنے لگا، یہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی، اس کا گلدستہ بناؤں گی، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اس کے صفاف چہرے پر معصومیت دیکھ کر پھر سے اپنا غصہ بھول بیٹھا۔ کہنے لگا، لاؤ ایک گلاب، تمہارے بالوں پر لگا دوں۔ لیکن وہ پیچھے ہٹ گئی، کہنے لگی، جی نہیں، تم بہت گندے ہو، میں تمہیں اپنے پاس بھی نہیں آنے دوں گی۔ آرحان کہنے لگا، اچھا، کب تک مجھے اپنے پاس نہیں آنے دو گی؟ ایک نہ ایک دن تو میں تمہارے پاس ضرور آؤں گا، اور جس دن آؤں گا نا، اس دن تمہاری جان نکال دوں گا، میرے صبر کو مت آزماؤ۔ یہ کہہ کر وہ باہر جا چکا تھا۔ اپنے دوستوں میں ریحانہ نے سارے پھول اکٹھے کیے اور اپنے کمرے میں رکھے گلدان میں ڈال دیے۔ شام کو آرحان جب اپنے دوستوں سے مل کر واپس آیا تو دیکھا ریحانہ کمر پر دوپٹہ باندھے محلے کے بچوں کے ساتھ بیٹ بال کھیل رہی تھی۔ حالانکہ اس کے پاس سب بنگلے بنے ہوئے تھے، لیکن اکثر شام کو نارمل لڑکے لڑکیاں باہر آ جاتے، کوئی بیڈمنٹن کھیلتا تو کوئی بیٹ بال، اور وہ بچوں کے ساتھ بچی بنی کھیل رہی تھی۔ اس کو اس حولیے میں دیکھ کر آرحان کو بہت عجیب لگا، کیونکہ اس کے دوست اسے گھر تک گاڑی میں چھوڑنے آئے تھے۔ وہ انہی سب باتوں میں مصروف تھا جب بال اس کے دوست کی گاڑی کے بونٹ پر لگی۔ وہ کہنے لگا، یہ کون بدتمیز ہے؟ لیکن جیسے ہی آرحان کی نظر سامنے پڑی تو ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس کے دوست تو اس کی بیوی سے ہی ملنے کے لیے آ رہے تھے۔ کیا ہمیں بھابھی سے ملواؤ؟ ان کے ہاتھ کی چائے پئیں گے، اور بھابھی صاحبہ گلی میں بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہی تھی۔ آرحان کا دوست کہنے لگا، بڑی عجیب لڑکی ہے، اتنی بڑی ہو کر بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ آرحان تو غیرت کے مارے نظریں ہی نہیں اٹھا پا رہا تھا، پھر گاڑی سے نیچے اتر کر کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، تم لوگ جاؤ۔ وہ کہنے لگی، ایسے کیسے جائیں؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کے ہاتھ کی چائے پلاؤ گے، ہم بھابھی کے ہاتھ کی چائے پیے، اب نہ تھوڑی جائیں گے۔ وہ کہنے لگا، ابھی جاؤ یہاں سے، پھر کبھی پلا دوں گا، شاید وہ مائکے گئی ہے۔ آرحان نے بہانہ بنایا، شادی بھی افراتفری میں ہوئی تھی کہ ٹھیک سے اپنے دوستوں کو بلا بھی نہیں پایا تھا، اور جس ولیمے میں یقیناً وہ بھی باپ بننے کی خوشی کو محسوس کر سکتا تھا۔ عثمان نے سارے محلے میں مٹھائی بنٹوائی تھی، وہ بہت خوش تھا، عائشہ کا بہت خیال رکھ رہا تھا، اور عائشہ بھی اترا رہی تھی۔ آرحان نے خود کو مصروف کر لیا تھا، اب وہ ریحانہ کو کچھ بھی نہیں کہتا تھا۔ گھر آتا، کھانا کھاتا اور لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ جاتا۔ لیکن جب عائشہ کے یہاں بیٹا ہوا تو ریحانہ کی خوشی قابل دید تھی۔ اسے تو لگا کہ جیسے اللہ نے اسے کھلونا دے دیا، اب تو اسی کے ساتھ کھیلے گی، باتیں کرے گی۔ لیکن جیسے ہی عائشہ گھر آئی اور ریحانہ نے اس کے بیٹے کو گود میں لیا تو کہنے لگی، رکھو، یہاں میرا بچہ ہے، ادھر دو، مجھے گرا دو گی۔ تم عقل تو ہے نہیں تمہیں، ہر چیز کو اپنا ریبٹ اور کھلونا سمجھ لیتی ہو۔ خبردار، جو میرے بیٹے کو ہاتھ بھی لگایا تو بڑے برے طریقے سے عائشہ نے اسے ڈانٹا تھا، اسی لیے روتے ہوئے آرحان کے پاس آئی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ پر مصروف تھا اور کہنے لگی، مجھے بچہ چاہیے، مجھے بھی مننا چاہیے۔ یہ سن کر آرحان نے سال بھر کا کیا ہوا صبر ایک طرف رکھ دیا۔ آج تو خود اس نے کہا تھا، اور بچے کی خواہش ریحانہ کو کس قدر تھی، اتنا اندازہ اسے 1 سال میں ہو چکا تھا۔
क्योंकि जहां भी बच्चा देखती थी पागलों की तरह बच्चे को गोद में पकड़ने के लिए लपकती थी। कई बार वो उसे मॉल लेकर जाता और उसे छोटे बच्चे नजर आ जाते, तो अपनी शॉपिंग छोड़कर बच्ची की माँ के पास चली जाती कि ये कितना क्यूट है, मैं इसे 2 मिनट पकड़ लूं। अरहान कहता, तुम्हें हो क्या जाता है? बच्चों को देखकर कहती, ये आपको नहीं पता, मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। बहरहाल आज तो जैसे आरहान ने उसकी एक भी नहीं सुनी थी। उसके नाजुक होठों को अपनी दस्तरस में लेकर उसकी चीखों का गला घोंट दिया था। पूरी रात अपनी मनमानियां करता रहा। वो रोती, आंसू बहाती, तो कहता, मुन्ना चाहिए ना तुम्हें? मरना ही तो तुम्हें मुन्ना ही तो दे रहा। फिर तुम छोटे छोटे बच्चों की बातें करना। तुम्हारा मुन्ना बहुत प्यारा होगा, बिल्कुल मेरी तरह आंखें तुम्हारी तरह नन्हे, मुन्ने से हाथ, छोटी छोटी आंखें, मासूम सा वजूद। ये सुनकर रिहाना को अपनी आंखों के सामने एक बच्चे का तस्वुर आने लगता। लेकिन जब आरहान की शिद्दतें सहनी पड़ती तो तड़प कर रह जाती। कभी उसे पीछे करने की कोशिश करती तो वो उसका हाथ पीछे कर देता, कभी उसके आंसू अपने लबों से साफ कर देता तो कभी उसका एहतजाज अपने होठों से बंद कर देता। आज वो 1 साल बाद बड़ी पुरस्कून नींद सो रहा था, लेकिन रिहाना बेहद परेशान थी। पहली बार ऐसे रिश्ते से मुतारिफ हुई थी, पहली बार तकलीफ को सहा था। बच्चे की ख्वाहिश ना होती तो शायद आज उसे करीब ना आने देती, लेकिन ये नहीं पता था कि मुन्ने को पाने के लिए इतनी ज्यादा तकलीफ सहनी पड़ती है। उसे तो ये तकलीफ भी बहुत लग रही थी, बाकी आने वाली तकलीफों से तो वो बिल्कुल बेखबर थी। नींद से बेहाल हो चुकी थी, इसीलिए करवट बदलकर सो गई। सुबह सबसे पहले आरहान की आंख खुली। अपने पहलू में रिहाना को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान सजी थी, लेकिन उसका कुमलाया हुआ चेहरा देखकर पूरी रात याद आई थी। नए सिरे से उस पर फिर से प्यार आया था। उसका बिखरा बिखरा वजूद भी बहुत अच्छा लग रहा था। उसके माथे पर बोसा दिया तो वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। आरहान को अपने करीब देखकर फौरन से पीछे हटी एक खौफ था जो उसके चेहरे पर छाया था। आरहान ने कहा, क्या हुआ? वो रूठे लहजे में कहने लगी, हाथ मत लगाना। मैंने कहा, देखो, जो कुछ हमारे बीच हुआ है ना, सब मियाँ बीवी के बीच में होता है। मैंने कुछ अनोखा तो तुम्हारे साथ नहीं किया, और खबरदार जो तुमने अम्मी या आयशा भाभी से या किसी और से भी इस बात का जिक्र किया, ये बुरी बात होती है। ऐसी बातें किसी से नहीं करते। वो बड़ी हैरत से आरहान को देख रही थी। कहने लगी, सब ऐसे ही करते हैं क्या? सब लोग अपनी बीवी पर ऐसे ही जुल्म करते हैं? क्या उस्मान भाई ने भी आयशा भाभी के साथ ऐसा ही सब कुछ किया था? उन्हें भी इतना ही दर्द हुआ होगा ना? कितने बुरे हैं ना आप भी, और आपके भाई भी। रिहाना की बेवकूफाना बातें सुनकर वो बस मुस्कुरा ही सकता था। कहने लगा, सब ऐसा करते हैं, और इसके बाद मुन्ना आता है। समझी रिहाना के दिल में खौफ सा बैठ चुका था। आरहान उठकर बैठ गया था। अपने ऑफिस के कपड़े भी उसने खुद निकाले, लेकिन रिहाना की कमर में वाकई बहुत दर्द था। जब वो नहाकर तैयार हुआ तो रिहाना का गुस्ल का सारा तरीका समझाकर कमरे से बाहर निकला। सब कुछ उसके लिए बिल्कुल अलग सा था। उठकर उसने गुस्ल किया, कपड़े तब्दील किए, फिर कमरे से बाहर आई तो फरजाना बेगम मुलाजमा से नाश्ते का कह रही थी। रिहाना से कहने लगी, बेटा तुम नाश्ता करो। रिहाना ने नाश्ता किया। आयशा अपने बेटे को पकड़े उससे बातें कर रही थी। वो बड़ी खामोशी से आयशा के पास आकर बैठ गई। आयशा के माथे पर बल पड़े। कहने लगी, भाभी मैं इसे नहीं गिराऊंगी, मैं बैठे बैठे इसे 2 मिनट पकड़ लूं। मुझे पता है आपने बड़ी तकलीफें बर्दाश्त करके मुन्ना लिया है। आप डरती हैं ना कि अगर मैं इसे लेकर खड़ी हो जाऊंगी तो ये गिर जाएगा? आयशा कहने लगी, हाँ, क्योंकि तुम बहुत लापरवाह हो। तुम्हें नहीं पता, औलाद बहुत कीमती चीज है, और औरत कितनी तकलीफें झेलकर इसे लेती है ये वही जानती है। वो कहने लगी, मैं भी जान गई हूं, लाए इसे मुझे देना। मैं इसे बहुत आराम से पकड़ूंगी और सोफे से उठूंगी भी नहीं। आयशा ने बड़ी एहतियात से अपना बेटा उसकी गोद में डाला था। उसके हाथ, उसकी आंखें, उसकी मासूम हरकतें देखकर रिहाना अपनी तकलीफ जैसे भूल ही गई थी। उसका हाथ चूमने लगी। कहने लगी, कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल टिश्यू पेपर की तरह। आयशा कहने लगी, हाँ, बच्चे ऐसे ही होते हैं। नासुक से कहने लगी। रात को उसके रोने की आवाज आ रही थी। आयशा कहने लगी,
हाँ, पूरी रात सोने नहीं देता, जागता रहता है, वो कहने लगी। फिर तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा ना भाभी? आप पूरी रात इसको लेकर बैठी रहती होंगी, देखती रहती होंगी। आयशा कहने लगी, मेरी तो आंखें नींद से बंद हो जाती हैं। मैं तो उस्मान को पकड़ा देती हूँ कि संभालो अपना बच्चा, मुझे सोने दो। आयशा का लहजा काफी हद तक ठीक हो चुका था। कुछ देर बाद ही रिहाना ने आयशा को उसका बेटा वापस पकड़ा दिया। रात को आरहान जब घर आए तो कहने लगा, तुम इस सादे से होलिये में क्या कर रही हो, जाओ तैयार होकर आओ। ये सुनकर रिहाना का दिल किसी ने मुट्ठी में मसला था। कहने लगी, नहीं प्लीज, आज नहीं, उसे इस कदर खौफजदा देखकर। आरहान कहने लगा, मैं आज तुम्हें बाहर लेकर जाना चाहता हूँ, खाना होटल में खाएंगे, चलो तैयार हो जाओ। वो रिहाना का खौफ दूर करना चाहता था। रिहाना तैयार हो गई, उसे एक अच्छे और महंगे रेस्टोरेंट में लेके गया था। मेन्यू कार्ड भी उसी को थमाया, कहने लगा, तुम ऑर्डर करो। खाना रिहाना की मर्जी का ही उसने मंगवाया था। फिर उसे एक गोल्ड की शॉप पर ले गया। कहने लगा, मेरे लिए कुछ भी पसंद कर लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। उसका लहजा मोहब्बत से डूबा हुआ था। कहने लगी, मुझे बस मुन्ना चाहिए। आरहान ने अपनी पसंद से ब्रेसलेट खरीदी और रिहाना को पहना दी। कहने लगा, अल्लाह ताला वो भी जरूर दे देगा। उस रात आरहान ने रिहाना को कुछ नहीं कहा, उसके करीब भी नहीं आया, मगर आहिस्ता आहिस्ता अब उसे अपने करीब रखने लगा था। जब भी कमरे में आता उसे अपने साथ लगा लेता। लैपटॉप पर काम करता तो उसे अपने साथ सोफे पर बिठा लेता। अपना बाजू फैलाकर उसे अपने करीब कर लेता। उसका सर पकड़कर अपने कांधे पर रख लेता। आहिस्ता आहिस्ता उसके लम्स से मुतारिफ हो रही थी, लेकिन जब भी वो उसके करीब आता तो वो घबराने लगती। एक महीना गुजरने के बाद रमजान में रिहाना की तबीयत खराब हुई थी, बहुत उल्टी हो रही थी। फरजाना बेगम उसे हॉस्पिटल लेकर गई तो डॉक्टर ने जब ये खबर सुनाई कि वो प्रेग्नेंट है तो रिहाना बेहद खुश हुई थी। फरजाना बेगम ने भी उसका भी वैसे ही ख्याल रखा जैसे आयशा का रखा था, लेकिन वो इस बात से अनजान थी। हर चंद रोज बाद आरहान से कहती, हमारा मुन्ना दुनिया में कब आएगा? वो कहता कि बेबी इतनी जल्दी नहीं आता, इससे टाइम लगता है। कहने लगी, मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा, बताओ तो मेरे जैसा होगा कि आपके जैसा होगा? आरहान कहने लगा, तुम्हारे जैसा होगा, बहुत मासूम और बेवकूफ। वो कहने लगी, मैं बेवकूफ नहीं हूं। आरहान हंसने लगता, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा उसका जिस्म कुछ जाहिर होने लगा। उसे अपना आप अजीब लगने लगा था। आरहान ने उसे एक बड़ी सी चादर लाकर दी थी। कहने लगा, अपने आप को उसमें छुपा लिया करो। अब तो उसके पांव में सूजन आने लगी थी। रात को टांगों में बहुत दर्द होता तो रोने लगती। आरहान उठकर बैठ जाता। कहता, ता क्या हुआ है तुम्हें? कहने लगी, पांव में बहुत दर्द है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। आरहान उठकर उसके पांव दबाने लगता। आंखें नींद से चूर होती थीं, लेकिन उसके पांव दबाता रहता। कहता, तुम सो जाओ। आहिस्ता आहिस्ता रिहाना के दिल में भी आरहान की मोहब्बत जागने लगी थी। उसका बहुत ख्याल रखता था, अपनी नींद की परवाह नहीं करता था। जिंदगी सिर्फ उसकी नहीं बदली थी, आरहान की भी बदल गई थी। अब उनके कमरे में छोटे छोटे बच्चों की तस्वीरें लगने लगीं। जब 7वां महीना शुरू हुआ तब आरहान ने उसे बच्चे की सारी शॉपिंग करवाई थी। वो जिन कपड़ों पे हाथ रखती वो खरीद कर ले देता, खिलौनों पर हाथ रखती वो खिलौने ले देता। लेकिन 9 माह गुजरने के बाद रिहाना की पूरी हयात बदल चुकी थी। अपना आप उसे बहुत अजीब लगता था, करवट लेना तक मुहाल था। अब पता चल रहा था कि बच्चा क्या होता है। हॉस्पिटल जाकर ही बच्चा नहीं मिल जाया करता। औलाद की नेमत क्या होती है, शायद औरत को तब पता चलता है जब वो इन मराहिल से गुजरती है। बच्चा पैदा होने से पहले ही माँ को अपने बच्चे से मोहब्बत हो जाती है, क्योंकि वो उसकी हर हरकत को अपने वजूद में महसूस करती है। और इन सब मराहिल से रिहाना गुजर रही थी। औलाद पैदा होने से पहले ही औरत की कुर्बानियां शुरू हो जाती हैं। खाना वो पड़ता है जो बच्चे की ख्वाहिश होती है, जो अंदर से उसकी तलब होती है। नींद से चूर भी हो तो बच्चे की हरकत पर उठना पड़ता है। 9 माह बाद जब झिचकी का दर्द उठा तो रिहाना को लगा कि बस अब वो मर जाएगी। जान तो आरहान की भी निकली थी। उसके दिल खराब चीखें सुनकर वो बुरी तरह से घबरा गया था। जल्दी से अपनी वालदा को कमरे में लेकर आया। फरजाना बेगम और आयशा उसे सहारा देकर गाड़ी तक लेकर गईं और फरजाना बेगम पिछली सीट पर बैठ गईं।
ड्राइविंग के दौरान बार बार आरहान उसका हाथ पकड़ रहा था। कुछ नहीं होगा, तुम्हें ठीक हो जाएगा, सब कुछ कहने लगी। नहीं, मैं मर जाऊंगी, आपको नहीं पता मुझे कितना दर्द है, मुझे लग रहा है आज मैं मर जाऊंगी। फरजाना बेगम के हाथ में तस्बीह थी, दर्द शरीफ पढ़ रही थी। कहने लगी, बेटा कुछ नहीं होगा तुम्हें। बहरहाल बार बार वो उसी का हाथ पकड़कर जोर से दबा देती, अपने दर्द की शिद्दत को सहने के लिए उसके हाथ का सहारा लेती, और वो चुपचाप एक हाथ से गाड़ी चला रहा था, दूसरा हाथ रिहाना के हाथ में था। हॉस्पिटल पहुंचा, जल्दी से उसे व्हील चेयर पर बिठाकर लेबर रूम की तरफ छोड़कर आया, और फिर दिल में अजीब से वसवसे उठने लगे, दुआएं मांग रहा था अपने बच्चे की सलामती के लिए, रिहाना के लिए। लेकिन जब डॉक्टर बाहर आए तो डॉक्टर के चेहरे को अफसरदा देखकर आरहान की जान निकली थी। फौरन उसके पास आया और कहने लगा, मेरी बीवी बच्चा तो ठीक है। वो कहने लगे, आपका बेटा हुआ है और बिल्कुल ठीक है। लेकिन रिहाना ये सुनकर उसकी जान निकली थी। कहने लगा, क्या हुआ मेरी बीवी को? वो कहने लगा, पता नहीं ऑपरेशन के टाइम बेहोश हो गई क्या था, लेकिन अभी तक होश नहीं आ रहा। हालांकि आमतौर पर खवातीन होश में आ जाती हैं। फिर एक नर्स छोटा सा बच्चा लेकर आई और आरहान की गोद में डाल दिया। उसके आंसू बहने लगे। कितना शौक था रिहाना को बच्चे का, और अब होश में नहीं आई थी। वो बेहद परेशान था। बच्चे को प्यार करके फरजाना की गोद में डाल दिया था। उसके आंसू बहने लगे थे। कितना शौक था। वो बेहद परेशान था, बच्चे को प्यार किया, फरजाना की गोद में डाल दिए। कहने लगा, प्लीज आप कुछ भी करके इसे होश में लाए। वो कहने लगे, हमने अपनी सारी कोशिशें कर ली हैं, हमें तो ये डर है कि कहीं वो कोमा में ना चली जाए। पूरी रात बीत चुकी थी, सुबह हो चुकी थी। बच्चे को फीडेड फरजाना बेगम ने ही पिलाया था। उस्मान और आयशा भी आ चुके थे, और आरहान के वालिद भी। सबको रिहाना की फिक्र थी। जैसे होश ही नहीं आ रहा था। इसे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टर ने कहा कि हमें लगता है कि ये कोमा में जा चुकी है। हम नहीं जानते कि इन्हें होश कब आएगा। ये सुनकर तो आरहान का जैसे हौसला पस्त हुआ था। वो रोने लगा। रिहाना का हाथ अपने दोनों हाथों में लिया। कहने लगा, रिहाना प्लीज आंखें खोलो, देखो अल्लाह ने कितना प्यारा सा मुन्ना दिया है, तुम्हें बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। उठो ना यार, ऐसा तो नहीं करते ना प्लीज। रिहाना आंखें खोलना, देखो ना तुम्हारा बेटा तुम्हें देखने के लिए कितना मचल रहा। आरहान की आंखों से आंसू बह रहे थे। सबकी आंखों से आंसू ही बह रहे थे कि बच्चा वाकई रो रहा था। फरजाना की गोद में भी चुप नहीं हो रहा था, लेकिन वो तो ऐसी नींद सोई कि उठ ही नहीं रही थी, बस सांसें चल रही थीं। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने लगा। आरहान के वालिदैन और आयशा उस्मान सब घर जा चुके थे। ये बच्चा भी फरजाना बेगम लेकर चली गई थी, लेकिन आरहान सहज था। एक हफ्ते में हालत बिगड़ कर रह गई थी। शेव बढ़ गई थी, रो रो कर आंखें सूज गई थीं। बार बार उसके पास बैठता था, उसे उठाने की कोशिश करता था। उसे नहीं पता था कि कल तक उसे बुरी लगने वाली लड़की आज उसके लिए जिंदगी कीमती चीज बन चुकी है। उसके बगैर एक लम्हा अच्छा नहीं लग रहा था, और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ तक कि अपना बच्चा भी अब उसे अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन जब एक महीना ऐसे ही गुजर गया तो डॉक्टर भी मायूस हो चुकी थी। कहने लगी, हमें नहीं लगता कि इसे होश आएगा। अगर आप इजाजत दें तो हम इसे जहर का इंजेक्शन दे देते हैं, क्योंकि आप अपनी बीवी को तकलीफ में रखना चाहते हैं। क्यों? वो कहने लगा, नहीं, ये खुद से सांस ले रही है, इसका मतलब जिंदा है। मैं अपनी बीवी के लिए इतना बड़ा फैसला नहीं करूंगा। मैं आपको बिल भर रहा हूं ना, अपना सब कुछ उस पर लगा दूंगा। मुझे यकीन है मेरा अल्लाह मुझसे इतनी बड़ी आजमाइश नहीं लेकर इससे होश आ जाएगा। बच्चा फरजाना बेगम का आदी हो चुका था। दादी की गोद में ही माँ की ममता को तलाश कर रहा था। महीना, 2 महीने, फिर 3 महीने गुजर गए, लेकिन रिहाना को होश नहीं आया। कभी कभी तो आरहान अपने साथ ही अपने बेटे हारून को भी ले आता। उसे कहता, ये तुम्हारी मम्मा है, इससे मम्मा कहो। इसे एक ही उम्मीद थी कि जब बच्चा रिहाना को मम्मा कहेगा तो वो जरूर जाग जाएगी। आरहान से उससे मोहब्बत हो या ना हो, बच्चे से शदीद तरीन थी। प्रेगनेंसी में भी वो यही कहती थी, आरहान की मुझे मम्मा तो कहेगा ना, जब ये दुनिया में आएगा तो सबसे पहले मेरा नाम लेगा ना। पता नहीं दिखने में कैसा होगा, इसकी आंखें कैसी होंगी, इसका नाक कैसा होगा। और आज अभी तक उसकी आंखों को इजाजत नहीं थी कि अपने बच्चे को देख सके। आरहान बच्चा रिहाना के पास लिटा देता।
وہ اپنی ماں کی قمیض کو کھینچتا تھا، پھر روتا تھا۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ اس کے رونے کی آواز سن کر ریحانہ کی ہارٹ بیٹ تیز ہوئی تھی۔ مشین میں اس کی ہارٹ بیٹ تیزی سے چلنے لگی تھی اور یہ دیکھ کر جیسے آرہان کے اندر امید جاگی تھی۔ اس نے بچے کو مزید رلایا، وہ بار بار ریحانہ کی قمیض کو کھینچ رہا تھا، رو رہا تھا اور روتے روتے کبھی اماں اماں کہہ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ریحانہ کی آنکھوں کی پتلیاں ہلی ہوں۔ اس نے جلدی سے نرس کو بلایا، ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر ریحانہ کے جسم میں ہلکی سی جنبش دیکھ کر کچھ بور امید ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا، آپ کا بچہ اپنی ماں کو ہوش میں لا سکتا ہے، اسے روز لائیں، اس کی ماں کے پاس لٹائیں، اپنے بچے کے لمس کو یہ محسوس کرے گی، اس کے رونے کی آواز سنے گی تو یقیناً جاگ جائے گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ آرہان روز ہارون کو لے کر آتا اور اسے بھوکا لے کر آتا۔ بھوک کے مارے وہ رونے لگتا تو اسے ریحانہ کے ساتھ لٹا دیتا۔ جب وہ روتا اماں ماں کہتا تو ریحانہ کے مردہ وجود میں جیسے جان سی آنے لگتی۔ ایک بار تو اتنا رویا کہ ایک دم سے ریحانہ اٹھ کر بیٹھی تھی۔ یہ دیکھ کر ڈاکٹر بھی حیران ہوئے تھے اور آرہان بھی ایک دم ہی اس نے اپنے روتے بچے کو گود میں لے کر سینے سے لگایا تھا۔ ڈاکٹر تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ خدا کی قدرت تھی، ورنہ کوما کے پیشنٹ کئی سال تک کوما میں ہی رہتے اور لوگ تو امید ہی چھوڑ دیتے، لیکن شاید یہ ریحانہ کی محبت تھی اپنے بچے کے لیے کہ وہ ہوش میں آ چکی تھی۔ اسے سینے سے لگائے وہ رو رہی تھی۔ اسے تو یہی لگا کہ شاید ابھی آپریشن ہوا ہے اور کچھ گھنٹوں بعد ہی اسے ہوش آ گیا، لیکن جب اسے پتا چلا کہ پچھلے 4 ماہ سے وہ بے ہوش ہے تو اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اپنے بچے کو سینے سے لگائے وہ رو رہی تھی، چوم رہی تھی۔ آرہان اس کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ دنوں میں وہ ٹھیک ہو کر گھر آ گئی تھی۔ آرہان اس کا اور بھی زیادہ خیال رکھتا تھا، اسے اپنے ساتھ لگا کر سوتا تھا۔ ایک عجیب سا وہم سا ہو گیا تھا اسے کہ کہیں ریحانہ اسے چھوڑ کر نہ چلی جائے۔ بیٹا جب 3 سال کا ہو گیا تب ریحانہ نے ہی کہا تھا، آپ کو نہیں لگتا کہ ہارون کا کوئی اور بھی بہن بھائی ہونا چاہیے؟ آرہان کہنے لگا، نہیں، میں ایسا نہیں چاہتا۔ وہ حیران ہوئی، کہنے لگی، وہ کیوں؟ کہنے لگا، بہت برا تجربہ گزرا ہے، میرا قسم سے مجھے لگتا تھا میری بھی جان نکل جائے گی۔ یہ کہہ کر ریحانہ کو اپنے سینے سے لگا کر بھیگ چکا تھا۔ کہنے لگا، تمہیں نہیں کھونا چاہتا، بس ایک